नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सिलेक्शन आइडिया विद केपी में हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी, जिसमें हिंदी व्याकरण में आज हम क्रिया शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राणी अपने जीवन में सदैव क्रियाशील रहता है तथा अपने द्वारा की गई क्रिया को भाषाओं में व्यक्त करता है। क्रिया शब्द की परिभाषा: मनुष्य अथवा प्राणी द्वारा की गई क्रिया को जब किसी भाषा के शब्दों में व्यक्त करते हैं तब वह व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। अर्थात जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द का अर्थ है काम। व्याकरण में वाक्य के जिस भाग से काम का होना अथवा करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम गाता है, अनु लिख रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में गाता एवं लिख रही क्रिया का होना प्रतीत कर रहे हैं, इसलिए यह शब्द क्रिया की श्रेणी में आएंगे। धातु: क्रिया शब्द का निर्माण जिस मूल शब्द से होता है उसे धातु कहते हैं। धातु क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रहती है, वह कभी नहीं बदलती है। जैसे धातु पी से पीना, पिएगा, पिएगी, पियोगे या पियोगी इत्यादि शब्दों का निर्माण होता है, लेकिन मूल धातु पी सभी रूपों में समानता के साथ उपस्थित है। शब्द निर्माण के आधार पर धातुओं के दो प्रकार होते हैं। पहला है मूल धातु, दूसरा है यौगिक धातु। मूल धातु किसी दूसरे शब्द पर निर्भर न होकर स्वतंत्र होती है, जैसे गा, खा, पढ़, लिख इत्यादि। लेकिन यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होती है, यह किसी प्रत्यय के साथ योग से बनती है, जैसे दौड़ना से दौड़ा। उसके बाद क्रिया के भेद। क्रिया को मूलतः दो आधारों पर विभाजित किया जाता है। प्रथम प्रकार है रचना की दृष्टि से, दूसरा प्रकार है प्रयोग की दृष्टि से। रचना अथवा व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के दो रूप हैं। पहला है रूढ़ क्रिया, दूसरा है यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया वह क्रिया है जो मूल धातु से बनी क्रिया को रूढ़ क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ेगी, पढ़ोगे, पढ़ोगी इत्यादि की रचना मूल धातु पढ़ से हुई है। उसके बाद यौगिक क्रिया। यौगिक धातु से बने क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं, जैसे दौड़ाना जो कि एक नाम धातु क्रिया है, आगे अध्ययन करेंगे। पढ़वा देना संयुक्त क्रिया है। उसके बाद यदि देखा जाए तो पिलाना जो है वह प्रथम प्रणार्थक क्रिया है, पिलवाना द्वितीय प्रणार्थक क्रिया है। उसके बाद दहाड़ना अनुकरणात्मक क्रिया है। यौगिक क्रिया के चार भेद हैं। पहला है नाम धातु क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है प्रणार्थक क्रिया और चौथा है अनुकरणात्मक क्रिया। नाम धातु क्रिया: जो धातु संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के प्रयोग से बनती है तब नाम धातु क्रिया उपस्थित होगी। जैसे ठंड जो कि एक संज्ञा है और वह भाववाचक संज्ञा है, से ठंडाना जो कि एक नाम धातु क्रिया बनेगी। उसके बाद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जब क्रिया का निर्माण दो या अधिक धातुओं से होता है, जिसमें पहली क्रिया पर्याय मुख्य होती है तथा दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है, जैसे पढ़ पाना। यहाँ पढ़ मुख्य क्रिया है तथा पाना जो है वह मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर रही है। उसके बाद तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तब वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, जैसे खिलवाना, दौड़वाना, लिखवाना इत्यादि। प्रेरणार्थक क्रिया में जो कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को प्रेरित करता है या फिर दूसरों से काम करवाता है उसे हम लोग
प्रेरककर्ता कहते हैं तथा जो कार्य करता है उसे प्रेरितकर्ता कहा जाता है। यानी कि जिससे कार्य को करवाया जाए उसे प्रेरककर्ता, जो कार्य को करवाता है वह प्रेरककर्ता होगा और जिससे काम करवाया जाए वह प्रेरितकर्ता होगा। अनुकरणात्मक क्रिया वह क्रिया है जब क्रिया का निर्माण किसी ध्वनि, आवाज़ अथवा बोली के अनुकरण पर होता है। जैसे कि यदि व्यक्ति शेर की दहाड़ को अनुकरण करने लगे, यानी शेर की दहाड़ की तरह दहाड़ने लगे या कोयल की आवाज़ की तरह कूकू करने लगे, उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कोयल की तरह कूकू की आवाज़ निकालना या फिर शेर की तरह दहाड़ना इत्यादि अनुकरणात्मक क्रिया का उदाहरण होगा। उसके बाद है प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। प्रयोग की दृष्टि अथवा कर्म के आधार पर क्रिया के निम्न भेद हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया, तीसरा है अपूर्ण अकर्मक अन्यथा सकर्मक क्रिया और चौथा है दिकर्मक क्रिया। प्रथम प्रकार है हमारा अकर्मक क्रिया। जब क्रिया के होने का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। विशेष बात यह है कि अकर्मक क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है। जैसे मोहन गा रहा है, वाक्य में गा रहा क्रिया का जो फल है वह मोहन पर पड़ रहा है, क्योंकि क्या का प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए इसका कर्म नहीं है। यदि क्या का प्रश्न करने पर उत्तर मिलता तब यहाँ पर सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाता। यदि हम वाक्य में प्रश्न करें कि मोहन क्या गा रहा है, तब यहाँ पर कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है। उसके बाद दूसरा प्रकार है सकर्मक क्रिया का। सकर्मक क्रिया जब क्रिया के होने का फल कर्म पर पड़ता है तब सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका है कि क्या अथवा कौन के प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया है। जैसे मोहन गाना गा रहा है, मोहन क्या गा रहा है, मोहन गाना गा रहा है। क्या का यहाँ पर उत्तर हमको गाना मिल जाएगा और कौन गा रहा है का उत्तर मोहन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास क्या अथवा कौन का प्रश्न करने पर गाना एवं मोहन उत्तर मिलता है, इसलिए वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानने का साधारण तरीका है क्या अथवा कौन का प्रश्न करने पर यदि उत्तर नहीं मिलता है तब सकर्मक क्रिया होगी और उत्तर मिल जाए जब उत्तर नहीं मिलेगा तब अकर्मक क्रिया होगी और जब उत्तर मिल जाएगा तब सकर्मक क्रिया होगी। उसके बाद तीसरा प्रकार है अपूर्ण अकर्मक या फिर सकर्मक क्रिया। जब अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया कर्ता एवं कर्म के अनुसार पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करती तब वहाँ पर अपूर्ण अकर्मक अथवा अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक ने सोहन को बनाया, अध्यापक ने सोहन को क्या बनाया वाक्य से स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यह वाक्य पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करता है। उपरोक्त वाक्य से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अध्यापक ने सोहन को क्या बनाया अथवा अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं कर रहा है। उसके बाद चौथा प्रकार है दिकर्मक क्रिया। जब सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त किए जाएं तब उसे दिकर्मक क्रिया कहते हैं। राम ने मोहन को पैसे दिए, राम ने मोहन को पैसे दिए, यहाँ पर दो कर्म है, एक मोहन हो जाएगा और एक पैसे हो जाएगा। वाक्य में दिए गए क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए दो कर्म मोहन और पैसे का प्रयोग हुआ है। यहाँ पैसे मुख्य कर्म तथा मोहन गौण कर्म है। उसके बाद क्रिया के यदि अन्य भेद की बात की जाए तब प्रथम प्रकार है सजातीय क्रिया, द्वितीय प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया और तृतीय प्रकार है सहायक क्रिया। सजातीय क्रिया वह क्रिया होती है जब क्रिया के साथ क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग कर्म के रूप में होता है, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे राम गाना गाता है, वाक्य में गाना क्या है, गाना कर्म है लेकिन तथा गाता जो है वह सजातीय क्रिया है। यानी कि ये कहा जा सकता था कि मोहन खेल खेलता है, मोहन खेल खेलता है, तब यहाँ पर जो कर्म है वह खेल हो जाता और खेलता है वह सजातीय क्रिया का उदाहरण हो जाता। उसके बाद द्वितीय प्रकार है कि
पूर्वकालिक क्रिया, जब क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाए, यानी कि एक क्रिया जो है वह दूसरी क्रिया के होने से पहले घटित हो रही हो। जब क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाए और वचन पुरुष तथा लिंग से प्रयुक्त ना हो, तब पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे राम दौड़ कर बैठा है, राम पहले दौड़ा और उसके बाद बैठा है, यानी कि जो पहले क्रिया हुई है वह दौड़ना हुई है, उसके बाद वह बैठा हुआ है। वाक्य में दौड़ कर क्रिया पहले पूर्ण की गई, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया है, उसके बाद बैठने की क्रिया की गई। तीसरा और अंतिम प्रकार है सहायक क्रिया। वाक्य में सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे राधा जाती है, वाक्य में यदि राधा जाती है, वाक्य में जाति जो है वह मुख्य क्रिया है एवं है जो है वह सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जय हिंद, आप सभी को मेरा प्रणाम।